सर अगर हमारे पास कोई बना बनाया प्रोजेक्ट ऑलरेडी है तो उसको किस तरह पता चलेगा कि ये कौन से वेरिएंट पे है? अच्छा, वैसे आप ना पैकेज डॉट जेसन इज द राइट थिंग, जहाँ पे आपको गालिबन इसका पता लग जाता है कि जी के ये वर्जन है। वरना अगर आप किसी टीम मेंबर में हैं, जैसे मैंने एक नई टीम ज्वाइन की, तो मुझे ऑलरेडी उन्होंने बताया है जी कि ये हमारी डिपेंडेंसीज हैं, ये आप इंस्टॉल कर लो। वरना आई गेस नोड का जो वर्जन है दैट शुड बी राइट समवेयर हियर, यहाँ पे होगा या पैकेज डॉट लॉक डॉट जेसन में। आप इतनी सारी चीजों में देख लें, कहीं ना कहीं आपको वो मिल जाएगा। जैसे ये देखें ना, बाकी डिपेंडेंसीज है ना, जैसे कि रिएक्ट, सॉरी ये है जस्ट डॉम का ये वर्जन है, रिएक्ट का ये वर्जन है, यूजर इवेंट्स का ये वर्जन है, रिएक्ट का ये वर्जन है, रिएक्ट डॉम का ये वर्जन है। तो यहाँ पे कहीं नोड का भी लिखा होना चाहिए, इतनी सारी डिपेंडेंसीज में कहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यस, नहीं नोड इंजन, अच्छा ये एनीथिंग ग्रेटर देन 6.9.0 दैट शुड वर्क फाइन। लेकिन स्टिल देयर इज ये नोड मॉड्यूल्स का 6.3.0 और समथिंग लाइक दैट, कहीं स्पेसिफिक वर्जनिंग भी होनी चाहिए। ये देखें इंजन यहाँ भी लिखा हुआ है 10.13.0 और 12.13.0 और 14 पॉइंट, इन तीनों में से कोई भी होगा तो आपका चल जाएगा, ठीक है। उसने ये मेंशन किया हुआ है स्पेसिफिकली। तो ये यहाँ पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है पैकेज डॉट। लेकिन अगेन जब हम पैकेज डॉट जेसन को डिस्कस करेंगे तो दोबारा इस पे ब्रीफली इनफैक्ट इन डिटेल बताएंगे, क्योंकि पैकेज डॉट जेसन में हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट जहाँ ये स्क्रिप्ट की एडिटिंग करेंगे, अपना खुद से मैनुअल स्क्रिप्ट लिखेंगे और फिर उसको रन करेंगे अपनी कमांड्स बना के। सो अ लॉट टू डू येट। मैं अक्सर में इस चीज़ पे पहले फोकस कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट कोई विजुअल चीज़ नजर आए सामने, ताकि कोई इंटरेस्ट डेवलप हो, बजाय इसके कि आप कहीं आ रही है तो सारी कहानियां ही चल रही हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकल डेवलपमेंट कहाँ पे है। सो इसलिए मैं सारी चीजों से आपको जरा ऊपर एब्स्ट्रक्शन पे लेके चल रहा हूँ। एनीवेज, so we are having now this project that we worked on in the last class, कि हमने बेसिक सी KFC की ऐप बनाई हुई है। और इस KFC की ऐप के बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वी हैव दिस नेव बार काइंड ऑफ थिंग, और प्रोजेक्ट कार्ड, और स्लाइडर। इमेज का आप पूछ रहे थे, अभी मैनुअली मैंने भी हार्ड कोड किए हैं सारे इमेजेस। तो ये हार्ड कोड हम कार्ड्स में नहीं कर सकते, क्योंकि 10 कार्ड्स हैं तो हम हार्ड कोड कर सकते हैं, 100 कार्ड्स हैं तो इतना वेला कौन है जो हार्ड कोड करता है पहले, ठीक है। एनीवेज, सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट समथिंग बियॉन्ड दिस। हमने जितने भी कंपोनेंट बनाए थे वो सारे के सारे कंपोनेंट्स अल्टीमेटली कहाँ रेंडर हो रहे थे, हमारे ऐप डॉट जेएस में, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। नहीं, मैं बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप 5 वर्जन, ठीक है। हम मटेरियल यूआई या कोई भी यूज कर सकते हैं फ्रेमवर्क, उससे कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहली बात आज की जो मैं करने लगा हूँ वो ये करने लगा हूँ कि मैंने आपको कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रिएक्ट को हम मॉड्यूलर अप्रोच के साथ लेके चलते हैं, हर चीज छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हो, हर चीज सेपरेट हो, ठीक है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है कि मैंने कहा था कि जब हम एक्चुअल केस सिनेरियो पढ़ेंगे तो हम ये सारी की सारी चीज जो डाटा है वो डेटाबेस से आ रहा होगा, ठीक है। हम यहाँ से इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन जो डेटाबेस से डाटा आ रहा होगा वो इन द फॉर्म ऑफ अरे ही आ रहा होगा, बिकॉज वी विल बी यूजिंग नो एसक्यूएल। लेकिन फिलहाल जब तक मैं डेटाबेस यूज नहीं करता तब तक ये अप्रोच भी तो बैड है कि यहाँ मेरे 10 प्रोडक्ट पड़े हों तो वो सारे के सारे इसी फाइल में पड़े हों जहाँ ऐप है। तो ऐप में कितना रश पड़ गया वैसे ही, ये नहीं देखें 57 लाइंस हो गई, हालांकि काम की लाइनें तो ये हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस डाटा को भी अलग से फाइल में मूव करूं और यहाँ इंपोर्ट करूं। बेस्ट प्रैक्टिस ये है, ठीक है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, ये क्यों करने लगा हूं, इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट समझाना है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि मुझे यहाँ प्रोडक्ट क्रड में प्रोडक्ट की अरे चाहिए, ये प्रोडक्ट की अरे है, ठीक है। लेकिन मुझे ये यहाँ नहीं रखनी, मैं इसको कट कट करता हूँ जस्ट टू मेक इट क्लीन एंड मॉड्यूलर। और फिर एक और कॉन्सेप्ट भी समझाना है इसको मैंने कट किया, और मैंने कहीं भी जाके वेयर एवर यू आर, सोर्स में मैं कर रहा हूं, आप कहीं भी कर सकते हैं, यहां जाके मैंने एक नई फाइल बनाई और उसको मैंने दे दिया डाटा डॉट जेएस, ठीक। और मैंने वो फाइल यहां पे पेस्ट कर दी। मेक सेंस? अब मुझे इस डेटा को यूज करना है किस में, ऐप के अंदर। तो ऐसे ही यूज नहीं कर सकता, आपको पता है कि ES6 क्या कहता है, पहले उसे एक्सपोर्ट करें और फिर इधर इंपोर्ट करें। अब मैं यहां पे कर रहा हूं जी EXPORT, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट, बल्कि शायद एक्सपोर्ट पहले आता है कॉन्स्ट बाद में आता है, ठीक है। सो एक्सपोर्ट सर कॉन्स्ट, जी 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 बोलिएगा। रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? जुनेद, यू आर ऑडिबल,
you can go ahead with your question. सर ये जो आप डाटा के लिए आप अलग फाइल बना रहे हैं, प्रोडक्ट कार्ड वाली फाइल में नहीं हम यूज कर सकते ये डाटा? कहीं भी यूज कर सकते हैं। जब मैं इसे, अब चूंकि ये देखें, ये जो लूप मैंने लगाई है ना इससे पहले, वो मैंने ऐप के अंदर लगाई है, और इस प्रोडक्ट्स की अरे मुझे यहां चाहिए, और जा मैं प्रोडक्ट कार्ड में रहूं लेकिन वहां 1 बाय 1 प्रॉप पास कर रहा हूं। तो अगर आप ये चाहें कि आप प्रोडक्ट्स की अरे को यहां नहीं बल्कि कार्ड के अंदर इंपोर्ट करके वहीं लूप लगा लें, बिल्कुल लगा सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली अ चॉइस। मैंने यहां इसलिए इस्तेमाल किया कि मैंने आपको प्रॉप भी तो समझानी थी ना, डाटा पास कैसे करते हैं। मेक सेंस? जुनेद ओके? ठीक है सर, ओके। ओके ग्रेट। तो अब मैंने चूंकि डाटा को अलग कर लिया, तो अब इसे यूज तो ऐप में ही करना है अल्टीमेटली। तो मैंने यहां से इसे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, अभी मैं यहां जितनी चीजों को इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं यहां सिंपली इंपोर्ट उस प्रोडक्ट, उसका कंपोनेंट का नाम और फ्रॉम और आगे पाथ। लेकिन अब जब मैं इस डाटा को इंपोर्ट करूंगा, सो आई विल बी यूजिंग अ डिफरेंट मेथड इंपोर्ट। मैं लेट सपोज ये करता हूं डेटा, या इनफैक्ट इसको नाम कुछ भी दे देता हूं, प्रो DUCTS। अच्छा, नाम क्या दें जो आपने यहां जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस नाम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, वहां इंपोर्ट के वक्त भी नाम क्या देंगे, वही देंगे। ठीक है, सो मैंने दिया जी प्रोडक्ट्स फ्रॉम करंट डायरेक्टरी में data.js। अच्छा, एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं होती, आपको पहले बताया। अब ये माइट भी काम ना करे, माइट भी वार्निंग दे, या माइट भी काम तुक्का लग ही जाए, लेकिन टेक्निकली और उसूलन इसे काम नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग, यहां पे देखें, जब मैं इस चीज को इंपोर्ट कर रहा हूं ना, ये क्या है, प्रोडक्ट कार्ड, और मैं जब जाऊं प्रोडक्ट कार्ड में, तो ये क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट, साथ में कीवर्ड लगा हुआ है डिफॉल्ट। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट नया जो मैं जिस ये टॉपिक छेड़ने का मकसद था, दो तरह के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होते हैं रिएक्ट में, ES6 में इनफैक्ट। एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। आई रिपीट, एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। इसी तरह जब इंपोर्ट की बात आती है, तो तब भी दो तरह की होते हैं, डिफॉल्ट इंपोर्ट और नेम्ड इंपोर्ट। व्हाट द डिफरेंस इज कि अब ये जो चीज है प्रोडक्ट्स, इसके साथ डिफॉल्ट का कीवर्ड नहीं लगा हुआ, तो ये कौन सा एक्सपोर्ट हुआ, नेम्ड एक्सपोर्ट। कौन सा एक्सपोर्ट हुआ, नेम्ड एक्सपोर्ट। ये कौन सा एक्सपोर्ट हुआ, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो मैं लेट्स सी, export default imported as products was not found. This is what I was saying कि it should generate an error. वजह, क्योंकि ये जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं ना प्रोडक्ट्स, ये डिफॉल्ट इंपोर्ट नहीं है। तो जब भी आप नेम्ड इंपोर्ट करेंगे तो आप उसको करली ब्रैकेट में रखेंगे। दैट इज द डिफरेंस। तो ES6 हमें दो तरह के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देता है, डिफॉल्ट इंपोर्ट और नेम्ड इंपोर्ट। जो डिफॉल्ट इंपोर्ट होगा उसके लिए आप नॉर्मली 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 नॉट नेसेसरीली, नॉर्मली जितने भी फंक्शंस होते हैं, कंपोनेंट्स, जितने भी फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर नॉर्मली डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और जितने भी डेटा डेटा वेरिएबल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे कोई एक वेरिएबल है जिसमें ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई एक वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग पड़ी हुई है, कोई एक वेरिएबल है जिसमें अरे पड़ी हुई है, तो ये सारे डाटा की रिप्रेजेंटेशन है ना। तो जितने भी डाटा वेरिएबल्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं, नॉर्मली वो क्या होते हैं, नेम्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। फर्क दोनों में क्या है कि नेम्ड इंपोर्ट यानी नेम्ड एक्सपोर्ट के साथ डिफॉल्ट नहीं लगता, और जब उसे इंपोर्ट करते हैं तो नेम्ड इंपोर्ट को करली ब्रैकेट में और डिफॉल्ट इंपोर्ट को विदाउट करली ब्रैकेट। मेक सेंस? अब ये एरर चला जाना चाहिए जो मेरे पास आया था। इट शुड नाउ मूव अहेड। अच्छा जी, अभी भी ये क्या दे रहे, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? आई थिंक मुझे इसको ना डिलीट करके दोबारा री करना पड़ेगा, बट दैट्स समथिंग वेरी ऑड। ओके जी, ये आज का पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? ओके, आई थिंक दो रन हो रहे थे, हम पहले वाले को देख रहे थे। दोनों को मिटा देते हैं, दोबारा इसको रन होने देते हैं। अजीब आदमी है यार।
अच्छा ऐसा कोई अगर कोई ऐसी एक्सेप्शन आए भी तो आप सिंपली उठा के तो स्टैक ओवरफ्लो किस लिए बैठा है? द बेसिक थिंग इज आपको इन एरर्स की रूट्स का पता होना, सॉरी नहीं, ये यही तो ट्रिक है ना, एक डेवलपर के लिए ये इम्तिहान भी है कि आपने स्टैक ओवरफ्लो को समझना है, बिकॉज दिस इज समथिंग which is very relevant or which normally gives the relevant information about the for flow type in ESLint plugin. This exact line of the code that causing the issue, you can also read about. Achha, yeah, okay. What's happening that when your npm start is probably doing some checks by a list lint with I remember create react app has some checks that breaks your build if you have ESLint error. So make sense that they are associated. The error you are getting here is related to the node feature that ESLint is using called subpath export. But अच्छा एक काम और करते हैं थोड़ा सा, it might take little time. मैं इसके ना एक दफ़ा कर देता हूँ जो आपको तरीका बताया, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है? सो इसको मैं बंद करता हूँ, लेट्स कम हियर और लेट्स डू इट सम लाइक वेयर इज दैट रिएक्ट ऐप, सिंपली इसे कंट्रोल डिलीट करें एंड देन कम बैक, इसको भी बंद कर दें, लेट इट डिलीट। आई गेस कि आप लोग इससे थोड़ा सा लिटिल बोर हो रहे होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आई एम सॉरी कि मैं हर दफ़ा ये चाहता हूँ कि मैं दूसरे सिस्टम पे क्लास लूँ, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है जो डेडिकेटेड सिस्टम है फॉर दिस पर्पस, क्योंकि मेरा अपना डेवलपमेंट सिस्टम है तो इसमें हम रोज़ इन चीज़ों के साथ खेलते रहते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के सामने तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट वो तो परेशान हो जाएंगे, यार एडी की चीज़ है हम क्या करेंगे इस बंदे से नहीं हो रहा, जो पढ़ाना क्लेम कर रहा है तो हमसे कैसे होगा इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये तब आपको चाहिए होगी जब एक आप अच्छे खासे प्रोफेशनल लेवल पे होंगे, क्योंकि प्रोफेशनल प्रोजेक्ट करेंगे, और ये हमसे हमारे साथ भी इसलिए होता है कि हम उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो पहले के बने हुए हैं, यानी नोड जेएस 12 वर्जन आज से 1 साल पहले था गालिबन, तो जब आप किसी नए प्रोजेक्ट पे करेंगे तो आपको पिछले वर्जन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जाने की जरूरत पड़े भी तो पता तो हो ना एटलीस्ट कि ये काम होता है। सो आई हैव अच्छा अब ये जो तरीका बताने लगा हूं ना, ये उस काम के लिए भी कि अगर आपको किसी बंदे ने गिटहब का लिंक दिया है और आपने गिटहब से उसका प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है, तो उस प्रोजेक्ट में भी npm का फोल्डर नहीं होगा, तो उस केस में आपको सिर्फ ये चीज नजर आएगी। उसको सक्सेसफुली चलाने के लिए आपको यही तरीका फॉलो करना पड़ेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। आपको किसी ने सोर्स कोड दिया, आप उसको चलाना चाहते हैं, सो आई एम जस्ट, मैंने इसको ओपन किया, अब मैं इसमें सबसे पहले, ये मेरा प्रोजेक्ट चलेगा तब जब मैं इसमें सबसे पहले क्या करूंगा, एक कमांड चलाऊंगा विच इज npm इंस्टॉल। अच्छा ये करेगा क्या, अगर आपके जहन में ये सवाल है, जब भी आप npm इंस्टॉल करते हो तो ये सबसे पहले किधर जाता है, package.json में जाता है, और package.json में जितनी भी डिपेंडेंसीज यहां पड़ी हुई हैं, इन सारी डिपेंडेंसीज को देखेगा और वन बाय वन डाउनलोड करेगा। समझ आई बात? इसलिए आपके पूरे प्रोजेक्ट में package.json बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है जो आपकी सारी डिपेंडेंसीज का ट्रैक रखती है। ये एक पर्पस है, इसके अलावा भी पर्पस है, जैसे मैंने कहा कि हम कस्टम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जब आप npm स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो इस कमांड को हिट कर रहा होता है बेसिकली, npm स्टार्ट को, ठीक है? सो व्हाई इट इज, मैंने कुछ और कर दिया गालिबन, एनीवेज अभी मैंने एंटर प्रेस नहीं किया। सो इसका और भी पर्पस है, जैसे npm स्टार्ट है, npm बिल्ड है, npm टेस्ट है, npm इजेक्ट है, लेकिन एक पर्पस ये है कि जब आप npm इंस्टॉल लिखते हो तो ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज का रिकॉर्ड कहां से लेता है, package.json से, ठीक है? सो नाउ लेट मी रन दिस कमांड। अब ये देखिएगा यहाँ npm नोड मॉड्यूल का फोल्डर बना देगा खुद ही, ये आ गया, ठीक है? सो इट डज नॉर्मली डू दिस सॉर्ट ऑफ जॉब। वंस अगेन इट्स माय बैड कि जी आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं बार बार इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अपना हौसला रखिएगा, वो ऐड ही अभी आज ही एपीआई शुरू होगी, आज ही आज ही एपीआई पे जाएंगे, बल्कि इसके बाद अगला काम ये जो डाटा मैं मैनुअली लोड कर रहा हूँ ना, अब मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू फेच द डाटा फ्रॉम एपीआई एंड देन कंज्यूम द एपीआई दैट इज मेड बाय समबडी एल्स। और फिर जब हम बैकएंड पे मूव करेंगे तो हमारा काम बैकएंड पे है ही यही कि हम लिखेंगे ये एपीआई,
अपनी एपीआई लिखेंगे और अपनी एपीआई को कंज्यूम करेंगे। अभी आज की क्लास में मैं किसी की एपीआई को कंज्यूम करूंगा। सो मन स्टैक में होता ही है कि आपने एपीआई लिखनी है, एपीआई को कंज्यूम करना है, एपीआई लिखनी है, एपीआई को कंज्यूम करना है। सॉरी, एपीआई होती क्या है? अभी वो उसने सवाल पूछा था, उसको जवाब दिया। थोड़ी देर ठहर जाओ तो मैं आपको बताऊंगा एपीआई क्या होती है। जस्ट अ मिनट। एपीआईज के लिए भी ना पहले आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है प्रोमिसेस का, लेकिन आई बिलीव कि मैं पहले आपको एपीआई समझा दूं, उसमें एक चीज रट्टा लगा के लगानी पड़ेगी आपको फिलहाल। फिर उसके बाद जब प्रोमिसेस को इन एक्शन देखेंगे तो फिर मैं समझाऊंगा प्रोमिसेस क्या होते हैं। So now this is done and I hope now this should be okay. npm start. फिर तो किधर नहीं यार, ये क्या मजाक है। फिर तो लगता है इसका कोई ना कोई और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। किसको नहीं, वो तो फिर अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाली बात है ना। किसको इस अपना नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंट करने वाली बात है ना। हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है ना हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। गॉट द सिमिलर एरर इन विजुअल स्टूडियो यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप बट इट वाज ESLint failed to load plugin prototype declared the solution बताना। solved by installing it as a global package npm। okay, this is what this solution looks it would work। break this। ये एक फाइल मस्ती कर रही है npm में। now I should go back npm start। look at that। okay, that works perfectly well। I mean that was the only issue कि वो एक फाइल जो वर्जनिंग चेंज करने में कुछ ना कुछ उसके कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। हल ये भी था कि हम सेपरेट फोल्डर बना लेते, इनफैक्ट नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते या कुछ भी, सो मेनी थिंग्स। लेकिन हम चूंकि समटाइम ऐसा होता है कि ये तो मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें छोटी सी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंटेड थी। तो अगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें बहुत सारे चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो तो हम उसके लिए तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसकी माइग्रेशन वगैरह करना इवन और मुश्किल होता है, बहुत सारी और कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट हो जाती हैं। देन आपको बड़ी कंपनीज में पैसे ही इस चीज के मिलते हैं कि बग सॉल्व करें। मतलब लेट्स सपोज आपको अगर वो 1.5 लाख या 2 लाख रुपया देता है तो वो देता ही इस चीज का कि यार जो सिस्टम में बग आ जाए उसको आप फिक्स करें। तो उसके लिए आप यू डोंट नीड टू गेट रेड ऑफ इट, रादर यू नीड टू फाइंड अ प्रॉपर और अ बेटर सोल्यूशन फॉर दैट। अब मैंने देखे 3 अटेम्प्ट्स की, 4 अटेम्प्ट्स की, सारी अटेम्प्ट्स कर ली, कुछ नहीं बना। अल्टीमेटली आई हैड टू गो बैक टू द स्टैक ओवरफ्लो एंड आई हैड लुक फॉरवर्ड फॉर द सॉल्यूशन। पिछली दफा स्टैक ओवरफ्लो का सॉल्यूशन इतना टाइम नहीं था पढ़ने को, मैंने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर इसने कहा नहीं भाई जाना उधर ही है तो सो बेहतर है कि पहली अटेम्प्ट में आप एरर्स को पढ़ लें
और उसका सोल्यूशन जो ढूंढ रहे हैं उसको भी पढ़ लें। एनीवेज, सो नाउ देखिए मेरा ये सारा काम परफेक्टली ठीक चल रहा है। वजह कि अब मैंने प्रोडक्ट को सेपरेट फोल्डर में रखा तो क्या हुआ, इंपोर्ट तो यहाँ पे किया ना, तो ये प्रोडक्ट्स के नाम की मेरे पास स्टिल अरे जो है वो अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी एक वेरिएबल को भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं किसी एक अरे को भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मेकिंग सेंस? नाउ हमारा थोड़ा सा टाइम जाया हुआ है, सॉरी उसके लिए। बहरहाल अब हम एक जरा और कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा एपीआईज का। एपीआईज क्या होती हैं, और बल्कि आई थिंक इट वुड बी टू अर्ली टू टॉक अबाउट एपीआईज। चलें थोड़ा सा टच देते हैं आपको, फिर वापस ले आएंगे। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। गूगल पे डेफिनेशन आप लिखें तो सबसे पहले ये कहेंगे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है, थोड़ा सा नहीं इनफैक्ट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि एपीआई होती क्या है और एपीआई काम कैसे करती है। मुझे कोई बंदा ये बता सके, कोई तुक्का लगा सके, कोई हिंट लगा सके कि ये जो मेरे पास वेदर की अपडेट आ रही है विंडो पे, अभी थोड़ी देर के लिए अपनी एप्लीकेशन को भूल जाएं, ये विंडो पे जो वेदर की अपडेट आ रही है ये क्या मेरे सिस्टम से आ रही है? कहाँ से आ रही है? इंटरनेट से आ रही है। अच्छा पहले एपीआई का नाम ना लेना, मुझे कुछ समझाना है, उसकी बेस बनानी है। तो जिनको पता है एपीआई उनको तो पता है, ये वेदर की अपडेट मेरे सिस्टम से नहीं आ रही। क्यों? वेदर तो एवर चेंजिंग है, हर मिनट के बाद चेंज होता है। तो क्या मेरे सिस्टम में कोई सेंसर लगे हुए हैं जो हर मिनट के चेंज को अडॉप्ट कर रहा है या हर मिनट के चेंज को डिटेक्ट कर रहा है? दैट्स नॉट पॉसिबल। मोबाइल के केस में हो तो चलो सेंसर लगे होना या वो बैरोमीटर और पता नहीं केड़े केड़े मीटर लगे होते हैं उसमें, तो दैट मेक सेंस कि वो सराउंडिंग को कैप्चर कर लेता है। हाँ लेटेस्ट लैपटॉप्स में भी शायद ऐसा फीचर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वेदर अपडेट को पिक कर रहा है, और इवन अगर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो अगर बाहर का टेम्परेचर 22 हो जाएगा तो ये 22 ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि दिस डेटा is not saved or is not coming from my local system। रादर हो क्या रहा है कि जब मैं इसको क्लिक करूं तो ये मुझे बताएगा कि मैं कहां से आ रहा हूं। मैंने ऐसे क्लिक किया तो ये एक वेबसाइट खुल गई है, और किसकी वेबसाइट खुली है? msn.com। मैंने एपीआई का एब्रीविएशन बताया फराज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब देखें दो एप्लीकेशंस हैं, दो एप्लीकेशंस हैं। कौन सी? एक विंडो जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, एक एप्लीकेशन वो है। दूसरी एप्लीकेशन कौन सी है? एमएसएन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ये दो एप्लीकेशंस आपस में क्या कर रही हैं? कम्युनिकेट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। क्या कम्युनिकेट कर रही हैं? डेटा पास कर रही हैं। भाई मैं आपके साथ अगर कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मतलब क्या है? मैं अल्फाज निकाल रहा हूं और आपके कानों में डाल रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट का मतलब ये है कि वी आर पासिंग डेटा। अब मैं डेटा पास कर रहा हूं आपके दिमागों में या आपके कानों में, तो वी आर कम्युनिकेटिंग। दो वी आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल पर्संस, बट आई एम वी आर एक्सचेंजिंग द डेटा कॉन्स्टेंटली। what this is doing is कि MSN एक अलग एप्लीकेशन है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट। माइक्रोसॉफ्ट इनफैक्ट विंडो से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट की अलग बात है, लेकिन विंडो एक कंप्लीटली अलग एप्लीकेशन है, इसका MSN के साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन एक कोई ऐसा छोटा सा टूल है, कोई ऐसी चीज है जिसके जरिए ये दोनों आपस में क्या हुए हैं? लिंक हुए हैं, और ये क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली आपस में डेटा शेयरिंग कर रहे हैं। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज एपीआई। एपीआई इज अ वे फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस through which they can communicate with each other. I can repeat, API is a way for the different applications to communicate with each other। एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। क्या कम्युनिकेट कर रही हैं? डेटा एक्सचेंज कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? आपको बता दी है भाई। वेदर का डेटा किसके पास है? एमएसएन के पास। विंडो को चाहिए, क्यों चाहिए भाई? विंडो वाले ने एक्स्ट्रा शशका डाला हुआ है कि ठीक है जी हमारे लोगों को न्यूज के लिए बाहर ना जाने। अच्छा हम लोग तो इतने क्यूरियस नहीं होते ना, कुछ लोग खबरों के बड़े क्यूरियस होते हैं, ठीक है, खबरें सुनने के, अपडेटेड रहने के। तो ये इंटरनेशनल न्यूज आ रही है, तो क्या ये विंडो खुद विंडो से आ रही है? ये डिफरेंट सोर्सेज से आ रही हैं। मे बी ये किसी और वेबसाइट से आ रही हो, ये कार्ड किसी और वेबसाइट से आ रहा हो, ये कार्ड किसी और वेबसाइट से आ रहा हो। ये फिर खबरें नहीं है, ये क्या है बेसिकली? ये जैसे देखें टेस्ला इनकॉर्पोरेशन, जिन लोगों ने शेयर्स परचेज किए होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज के या नेस्डेक के या अमेरिकन मुख्तलिफ ममालिक की एक्सचेंजेस के, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो उनको इन अपडेट से भी बड़ी गर्ज होती है, यार मेरा शेयर गिर गया, मेरा अप हो गया, अप हो गया तो बेच दें, गिर गया तो मतलब परचेज कर लें, समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट इज दिस होल थिंग is actually making the concept of API clear to all of you कि
एक अगर बिल फर्जी, मुझे नहीं पता कि ये डिफरेंट सोर्सेस हैं या इनका बैकएंड पे एक ही सोर्स है, बिल फर्जी अलग अलग सोर्स है, तो ये कहीं किसी और वेबसाइट से आ रही है, ये किसी और वेबसाइट से आ रही है, ये किसी और वेबसाइट से आ रही है, ये किसी और से आ रही है, ये किसी और से आ रही है, ये किसी और वेबसाइट से और ये किसी और वेबसाइट से, बट यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर एट वन सिंगल प्लेस। हाउ? यानी मेरी विंडो इस वक्त 6 डिफरेंट सोर्सेस से कम्युनिकेट कर रही है, मुझे पता ही नहीं है। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, एपीआई के जरिए डेटा एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द टू और बिटवीन द डिफरेंट एप्लीकेशंस। दैट इज द एपीआई, सिंपल इज दैट। फराज, एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लेवल का समझ आ गया एपीआई होती क्या है? बाकी लोगों को भी समझ आ गया जी एपीआई क्या होती है ऑनलाइन वाली? आपको शयान? जी सर आ गया। अच्छा, कैसे होती है, क्यों होती है, वो अभी हम करने लगे हैं, आपको बड़ा जबरदस्त तरीका समझ आएगा उसका। बड़ा आसान इनिशियली मैं बताऊंगा। लेकिन एपीआई ये होती है कि हम अपनी एप्लीकेशन को किसी दूसरी एप्लीकेशन से लिंक कर दें ताकि वो दोनों एप्लीकेशन आपस में क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, डाटा एक्सचेंज कर सकें। दैट्स द ओनली थिंग। एनीवेज, सो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ये काम नहीं करता, या मैं इसको डी लिंक कर देता हूं ऐसे, तो एरर आएगा। तो मैं इसको भी यहां से कमेंट कर देता हूं। अब मेरी एप्लीकेशन क्या होगी, बिल्कुल खाली, सिर्फ एक नेव बार होगा और एक स्लाइडर होगा, डाटा बीच में नहीं आ रहा होगा। वजह, मैंने डाटा सोर्स बीच में से क्या कर दिया, काट दिया। अच्छा यार, ये फिर वही एरर, ये अजीब डीडपन है, हालांकि आई हैव मेड इट इंस्टॉल्ड एट ग्लोबली। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम इसके लिए डेडिकेटेड सिस्टम ही रख लें जिसमें वो एनवीएम ना हुआ हो। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, जितनी देर में ये रन होता हम बाकी चीज देख लेते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने, ये मेरी एक एप्लीकेशन है जो मैंने क्रिएट की है, ठीक है। मैं इसको लिंक करना चाहता हूं किसके साथ, एपीआई के साथ। तो एपीआई बेसिकली किस एपीआई के साथ लिंक करूंगा, देयर आर टन्स ऑफ एपीआईज, बहुत ज्यादा एपीआईज है। मैं सिंपली आपको यहां पे एक चीज बताऊंगा, दैट इज जेसन प्लेस होल्डर। ये एक डमी एपीआई है, डमी का मतलब फेक एपीआई है टू प्रैक्टिस विद। फेक से मुराद है डाटा इसमें एक्चुअल पड़ा हुआ है, रियली इसमें डाटा मौजूद है, लेकिन हम इस पे सिर्फ डाटा किसके लिए, एक्सपेरिमेंटिंग पर्पस के लिए, ताकि आप सीख जाएं कि एपीआई बेसिकली होती क्या, एपीआई से कम्युनिकेशन कैसे होती है। अब ये जो आपकी है अपना वेबसाइट जेसन प्लेस होल्डर, ये एक अलग एप्लीकेशन है, और ये जो रिएक्ट की एप्लीकेशन मैं बना रहा हूं ये एक अलग एप्लीकेशन है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करवाऊंगा, ठीक है। तो कम्युनिकेट करवाने के लिए अगर थोड़ा सा नीचे आए ना, तो पहले तो इसने ये पूरा तरीका बताया हुआ है कि आपको सिर्फ इतनी लाइन की जरूरत है, आपकी एप्लीकेशन और ये वाली एप्लीकेशन लिंक हो जाएगी। इसमें मैं बाद में आता हूँ, पहले आप थोड़ा सा नीचे जाएं, तो ये कुछ उसने सैंपल डाटा दिया हुआ है। पोस्ट 100 पोस्ट हैं, 500 कमेंट्स हैं, 100 एल्बम्स हैं, 5000 फोटोज हैं, और 200 टू डूज हैं, और 10 यूजर्स हैं। यहाँ अब आपको वो फोटो वाला मसला भी हल हो जाएगा जो आप पिक्चर वाला कह रहे थे, ठीक है। अगर मैं किसी एक चीज को भी ओपन करके देखूं, मैंने क्लिक किया, तो क्या ये डाटा जाना पहचाना नहीं लग रहा शक्ल से? ये क्या है बेसिकली, अरे किस चीज की, वेरी गुड, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और अगर मैं अपने सिस्टम पे हूं तो ये क्या है, अरे ऑफ। नॉर्मली याद रखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में एपीआई का जो सबसे रिकमेंडेड फॉर्मेट है, एपीआई किस फॉर्म में डाटा एक्सचेंज करती है, मैंने ये तो बता दी ना। हाँ, एपीआई का मतलब है दो कम्युनिकेशन आपस में डाटा एक्सचेंज करती हैं, लेकिन वो डाटा एक्सचेंज करने का कोई प्रोटोकॉल भी तो होगा ना। प्रोटोकॉल क्या होता है पता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पे यहाँ का प्रोटोकॉल क्या है कि हम उर्दू में बात करेंगे। मैंने एक प्रोटोकॉल सेट कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि मैं अंग्रेजी बोलूं तो आप में से किसी को अंग्रेजी समझ ना आए, या मैं पंजाबी बोलना शुरू कर दूं, फॉर अंग्रेजी तो आई होप सबको समझ आ रही होती है। मैं लेट्स सपोज पश्तो में बात करना शुरू कर दूं, अब आप लोग पश्तो नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब आप में से किसी को समझ पश्तो, तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक प्रोटोकॉल डिफाइन कर लेते हैं। प्रोटोकॉल डिफाइन करने का मतलब क्या है कि हम रूल्स डिफाइन कर लेते हैं कि हम किस जुबान में गुफ्तगू करेंगे। तो वो प्रोटोकॉल क्या है, उर्दू है।
अब जब मैं कह रहा हूं कि दो कम्युनिकेशंस आपस में, दो एप्लीकेशंस आपस में बात करेंगी, तो उन एप्लीकेशंस के बात करने का भी तो कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए ना। ये किस जुबान में बात करेंगी, डेटा एक्सचेंज किस सूरत में होगा, ये पश्तो में होगा या उर्दू में होगा। तो वो जो फॉर्म है डेटा की, किस फॉर्म में उसने कम्युनिकेट करना है, वो फॉर्म कहलाती है जेसन। जेसन इज द रिकमेंडेड वे फॉर डेटा एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट। समझ आई बात। अब जेसन क्या होता है, एक नई बहस खड़ी होगी। आपने इस फॉर्मेट को तो देखा ना, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक अरे के अंदर नेस्टेड है। आपको ये भी ऐसा ही नहीं दिख रहा कि ये ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और इस तरह ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 100 के 100 ऑब्जेक्ट्स किस में स्टोर्ड हैं, एक अरे में। अगर मैं कैसे पता चला, ये देखें 100 आइटम्स। ठीक है, आप जब इसे ओपन करेंगे तो हो सकता है आपको इस शक्ल में ना दिखाए। मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है जिस वजह से मुझे फॉर्मेट करके दिखा रहा है, और वो है जेसन फॉर्मेटर। अगर आपको इस शक्ल में फॉर्मेटेड अंदाज में नहीं दिख रहे तो आप ये एक्सटेंशन ब्राउजर में कर लें, जेसन फॉर्मेटर। ठीक है, जिसको नहीं पता एक्सटेंशन कैसे करते हैं, वो सिंपली यहां जाए जी, क्रोम जेसन फॉर्मेटर। तो ये जो पीछे लिखा होता है ना crom.google.com, तो ये क्रोम के स्टोर पे चला जाएगा और वहां से जेसन फॉर्मेटर के, यानी यहां जाएंगे आप, तो यहां से आपको एक्सटेंशंस में आके ये खुद ब खुद बता देगा। अब मेरी ऑलरेडी ऐड है तो मैं बता रहा रिमूव फ्रॉम, तो अगर आपकी ऐड नहीं होगी तो यहाँ लिखा होगा ऐड दिस एक्सटेंशन टू ब्राउजर। ठीक है, एनीवेज मुझे ये बताएं अब आप, इस डेटा में शक्ल में, इस डेटा की शक्ल में और इस डेटा की शक्ल में क्या फर्क है। ग्रेट, दैट्स राइट, दैट्स द ओनली डिफरेंस। जी ऑनलाइन में कोई बता सकता है, उनको आवाज नहीं की होगी, जरा उनसे भी राय ले लेते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, ये डाटा जो मुझे नजर आ रहा है, इट्स एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो डाटा मुझे नजर आ रहा है, इट इज आल्सो एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? जुनेद, जुनेद टू। सर एक को नाम दिया हुआ है, एक विदाउट नेम। नहीं, इसके अलावा नहीं, शक्ल में मतलब फॉर्मेट में, उबैद साहब फॉर्मेट में, मतलब लेट मी रिमूव दिस नेम फॉर द टाइम बीइंग ना, फिर आप बताएं। दिस इज व्हाट। अब ये देखिए सर आप तो इसमें आईडीज वगैरह इन्हें दी हुई हैं, क्या दी हुई है, आईडीज दी हुई हैं, आईडी तो है ही नहीं इसमें कहीं। नहीं यूजर आईडी नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, दूसरे में मैं ये भी नहीं पूछ रहा, मैं शक्ल की बात कर रहा हूँ। मैं नंबर ऑफ फील्ड्स या फील्ड के डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहा। शेप, अपीयरेंस, विजुअलिटी, विजुअली कोई डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों फॉर्मेट्स में? बड़ा बारीक सा फर्क है। let me open them in parallel so that might be you may be able to do some sort of। अब देखें जी, इसमें और इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है विजुअली? आपको तो नजर आ रहा है ना? ठीक है, नहीं नजर आ रहा जी। सर ये नेम लिखे हैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हुए हैं, हाँ, यूजर ग्रेट, आईडी जैसे आईडी टाइटल वगैरह, दिस इज द इसमें तो ओनली नहीं लिखे हुए सर। ओनली डिफरेंस। देखिए यहाँ की भी, इसको की कहते हैं ना और इसको वैल्यू कहते हैं। ये की है, ये वैल्यू है। यहाँ जी की और वैल्यू दोनों यस डबल कोट्स में है एक्सेप्ट नंबर्स। नंबर्स आर नॉट सपोज्ड टू बी रिटन इनसाइड द जी कोट्स, अदरवाइज वो भी स्ट्रिंग बन जाते हैं। यहाँ कीज और वैल्यूज दोनों स्ट्रिंग में है, यानी कोट्स में है। यहाँ सिर्फ वैल्यूज कोट्स में है, कीज कोट्स में। ये बात क्यों इतनी एम्फसाइज कर रहा हूं, यही फर्क है जावास्क्रिप्ट के प्लेन ऑब्जेक्ट वर्सेस जेसन में। ये जेसन है, ये जावास्क्रिप्ट है। अब भी समझ आइए किसी बात बंदे को या नहीं, कि व्हाट इज जेसन। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये अगर मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं अगर इसी को कॉपी करके यहां नीचे ये कर दूं, इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, इनक्लोज्ड इन डबल या सिंगल कोट्स, ये ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जेसन है। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। जी ऑनलाइन समझ आ गई आपको? जेसन यस ऑब्जेक्ट सर। वर्सेस जावास्क्रिप्ट जी ऑब्जेक्ट, सर क्लियर हो गया। दैट्स इट। तो अब जब भी मैं बात करूं जेसन ऑब्जेक्ट और जब भी मैं बात करूं ये इसलिए आपको इतना जोर देकर समझा रहा हूं, मुझे काफी अरसे तक यही नहीं पता था फर्क क्या है दोनों में।
तुक्के लगा लगा के यूज होती थी चीजें। तो जेसन वर्सेस जावास्क्रिप्ट, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बेटा कि पूरी की पूरी इंटरनेट पे जब भी एपीआईज की बात होती है तो एपीआईज में दो तरीके हैं डाटा एक्सचेंज के। एक एक्सएमएल फॉर्मेट जो हम नहीं करेंगे बिकॉज वो पुराना स्टाइल है। अब जो मॉडर्न स्टाइल है डाटा कम्युनिकेशन का वो किस फॉर्मेट में होता है? जेसन फॉर्मेट में। एपीआईज डू कम्युनिकेट या डू एक्सचेंज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ जेसन। समझ आई बात? सो नाउ हम बेसिकली इस्तेमाल करेंगे जेसन प्लेस होल्डर का डाटा। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को इस वाली पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ लिंक करूंगा ताकि मुझे पता चल सके। सो मैं यहां आता हूं और अपनी इस एप्लीकेशन में यहां मैं एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, इसका रिएक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन है क्या? फेच। अच्छा इस फेच को पता है क्या कहते हैं? ब्राउजर की एपीआई। अच्छा नॉर्मली आप दो चीजें देखेंगे, वेब एपीआई। वेब एपीआई के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो वो एपीआई जिसका अभी मैंने काफी डिटेल से कहानी आपको बताई है, और एक एपीआई है ब्राउजर की एपीआईज, जैसे सेट टाइम आउट है, जैसे फेच है, जैसे डॉम है। ये सारी की सारी हम इनको क्या कहते हैं? ब्राउजर की एपीआईज। गॉट इट? तो ये बेसिकली फेच क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको सम टाइम हम कहेंगे ये क्या है? ब्राउजर एपीआई। लेकिन अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही अभी कि ब्राउजर की एपीआई से क्या मराद है, तो आप सिर्फ ये समझ लें कि ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, दैट्स इट। अब जब भी हम बिल्ट इन फंक्शन की बात करते हैं तो बिल्ट इन फंक्शंस में पैरामीटर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, यानी ये डिपेंड करता है कि हम एक पैरामीटर देते हैं, दो पैरामीटर देते हैं, तीन पैरामीटर देते हैं, चार पैरामीटर देते हैं। और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो ये जावास्क्रिप्ट में हिंट देता है। देखिए पहला पैरामीटर क्या आएगा? वो कह रहा है रिक्वेस्ट इन्फो। और जब भी दूसरा पैरामीटर क्या है? इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जिस चीज के साथ क्वेश्चन मार्क लगा वो ऑप्शनल होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसको एक पैरामीटर मैंडेटरी देना है हमें, और वो क्या देना है? वो कह रहा है जी रिक्वेस्ट इन्फो। अच्छा फेच करता क्या बेसिकली? ये आपकी एप्लीकेशन को किसी रिमोट एप्लीकेशन के साथ लिंक करता है। देखिए कम्युनिकेशन करने से पहले क्या एस्टेब्लिश होना होता है? लिंक एस्टेब्लिश होना होता है। आप किसी को फोन करते हैं तो पहले क्या करते हैं? नंबर डायल करते हैं, अगर वो उठा ले तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, अगर वो ना उठाए तो इसका मतलब कनेक्शन की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। तो इसका मतलब इन ऑर्डर टू टॉक इफेक्टिवली ओवर द नेट और ओवर द समथिंग, फर्स्ट यू नीड टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन। तो आपने सबसे पहले जिस एप्लीकेशन से डाटा लाना है उसके साथ क्या करना है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए फेच के अंदर आप सिंपल क्या देंगे? उस सर्वर का पाथ, जिस सर्वर के पास आप जा रहे हैं, वो पाथ मुझे कहां से मिलेगा? मैंने सिंपली इस पे क्लिक किया, ये वाला यूआरएल मैंने कॉपी किया और सिंपली यहां पे आके पेस्ट कर दिया। वो एपीआई है, बिल्कुल वो एपीआई का रिस्पॉन्स है, यानी जो हमें अपनी एप्लीकेशन मिलेगा। अभी देखिएगा ये तो ब्राउजर में शो हो रही है ना, ये जो हम इसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर से कॉल कर रहे हैं ना, तो ये अब हमारी एप्लीकेशन के अंदर शो होगी। यानी हम जो कस्टम एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, दिस इज व्हाट समथिंग लाइक दिस, ये इस एप्लीकेशन के अंदर शो होगी। ठीक होगी बात? अब अगर मैं वापस यहां पे जाऊं और मैं इसको स्टोर कर दूं एक कॉन्स्ट डेटा। अच्छा कोशिश करें कंटेक्चुअल मीनिंगफुल नेम दें। मैं डाटा के बजाय, ये है क्या चीज? बेसिकली पोस्ट है ना, ब्लॉग पोस्ट है सब। तो मैं इसको नाम वेरिएबल को क्या दे दूं? वैसे कुछ भी दे सकते हैं आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सिंगुलर दूं या प्लूरल दूं, ये भी कॉन्टेक्स्ट ख्याल रखना है, क्योंकि वो अरे है तो अरे क्या होना चाहिए? तो मैंने क्या नाम दिया? पोस्ट्स। अब मैं ये कंसोल करके चेक करता हूं कि क्या मेरा डाटा मुझे मिला कंसोल पे या नहीं मिला। लेट मी गो बैक, लेट मी रिफ्रेश इट, ignore this for the time being and let me check if it is giving me the output in the console or not. So this is what promise. Got it? अच्छा ये प्रॉमिस क्या है? इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लिसिट टॉपिक है जिसमें बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा इसको। इस प्रॉमिस के अंदर
मुझे सिर्फ ये स्टेट मिल रही है, क्या है प्रॉमिस, क्या है? जब भी आपको प्रॉमिस मिले तो आप प्रॉमिस चेक करें, क्योंकि प्रॉमिस की दो पॉसिबल स्टेट्स होती है, इनफैक्ट तीन होती हैं। मैं आपसे वादा करता हूं जी कि मैं कल क्लास लूंगा, तो इसकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं। क्या? या तो मैं प्रॉमिस फुलफिल करूंगा, प्रॉमिस फुलफिल करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉमिस फुलफिल्ड, सब कुछ ठीक हो गया। मैं दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैंने प्रॉमिस किया लेकिन मैं उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सका। बल्कि इसको जरा एक और चीज देखते हैं। मैंने प्रॉमिस किया जी कि मैं कल क्लास लूंगा, अब कल क्लास का टाइम आने तक मेरा प्रॉमिस किस हालत में रहेगा, पेंडिंग, मतलब इंतजार कि क्या ये प्रॉमिस पूरा करता है नहीं करता, तक लेने तो प्रॉमिस पूरा करता है नहीं करता। तो प्रॉमिस किस स्टेट में होगा, पेंडिंग में। जब वो वक्त आ जाएगा फ्यूचर में, तो अगर मैंने उस वक्त पे प्रॉमिस नहीं फुलफिल किया तो प्रॉमिस किस स्टेट में चला जाएगा, रिजेक्टेड, कि मैंने प्रॉमिस किया लेकिन मैं वो काम कर नहीं सका, तो मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर कल मैं जिस टाइम में कमिट करता हूं क्लास लेने का और उस टाइम पे मैंने क्लास ले ली, तो मैंने क्या कर दिया, प्रॉमिस फुलफिल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने प्रॉमिस किया किसी चीज के बारे में और उस वक्त पे वो काम कर दिया, तो मेरा प्रॉमिस फुलफिल्ड, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन वो काम करने तक प्रॉमिस किस हालत में, पेंडिंग में। तो खैर, ये तीन स्टेट्स होती हैं प्रॉमिस की, पेंडिंग, फुलफिल्ड, रिजेक्टेड। फुलफिल हो गया तो इसका मतलब एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक हो गया। अब प्रॉमिस के बारे में इतनी डिस्कशन फिलहाल काफी है, जब तक मैं बाकी चीजें बता रहा। अब मैं कहता हूं कि जब प्रॉमिस फुलफिल हो जाए तो किस में स्टोर कर दो, पोस्ट्स में। अब मैं पोस्ट में एक और मेथड लगा देता हूं, डॉट देन, और इसको बताता हूं कि जब फुलफिल हो तब क्या करो। डॉट देन का मतलब फिर, गॉट इट। तो फिर मैं इसे ये कहता हूं कि यार ये जो आपका है ना, जो भी रिस्पॉन्स मिले, अच्छा नॉर्मली क्या करता है, जब भी प्रॉमिस पे कोई रिस्पॉन्स आता है तो वो कॉल बैक फंक्शन में थ्रो करता है। आपको कॉल बैक फंक्शन तो पता ही है ना। ये मैंने एक, इसका सिंटैक्स बेसिकली ये मेरा कॉल बैक फंक्शन होता है। ये इतना सा पोर्शन मेरा कॉल बैक फंक्शन है। और कॉल बैक होता क्या है, जब मैं एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज पैरामीटर पास करूं। इतनी बात समझ आ गई? तो मैं कहता हूं पोस्ट डॉट देन, जब पोस्ट प्रॉमिस फुलफिल हो जाए तब क्या करो, जो भी रिस्पॉन्स लेके आया है, फुलफिल होने का मतलब क्या है, उसे कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिला है। अब प्रॉमिस में से वो रिस्पॉन्स मैंने एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो मैं कह रहा हूं कि इस रेस्ट के वेरिएबल में कोई भी नाम दे सकते हैं आप, इस रेस्ट के वेरिएबल में वो रिस्पॉन्स थ्रो कर दो। और ये करली ब्रैकेट्स मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स यानी ब्लॉक ऑफ कोड हो तो आप करली ब्रैकेट्स डालते हो, सिंगल लाइन हो तो करली ब्रैकेट बगैर डाले रिटर्न उसका मतलब होता है। तो मैं एक ये सिंगल लाइनर लिखूंगा, मैंने कहा जी ये जो रेस्ट आया इसको आप कन्वर्ट कर दो जेसन में। अब आपको पता है जेसन क्या होता है, अभी बताया नहीं है, कि जो रिमोट एपीआई से रिस्पॉन्स आए, मुझे नहीं पता किस हालत में होगा, उसको पार्स कर दो किसमें, जेसन में। जेसन अभी आपको बताया कि अगर वो प्लेन ऑब्जेक्ट है या व्हाटसोएवर व्हिचएवर द फॉर्मेट इज, अगर वो टेक्स्ट फॉर्म, सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट भी हो सकता है, व्हाटएवर द फॉर्मेट इज, कन्वर्ट इट इनटू द जेसन ऑब्जेक्ट। मेक सेंस? और जेसन ऑब्जेक्ट बताया आपको कि सिंपली की वैल्यू पेयर में होता है। अब अगर मैं इसको कंसोल करूं, डॉट लॉग, सॉरी इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, कॉन्स्ट डेटा, और अब मैं इस डेटा को यहां पे कंसोल करता हूं। लेट्स सी, मैं रिफ्रेश करता हूं, इट स्टिल, मतलब पेंडिंग के बाद फौरन उसने फुलफिल भी दे दिया ना। आपने इधर देखना है, इसे एक्सपेंड करके, यहां नहीं देखना प्रॉमिस पेंडिंग। ठीक होगी बात? साथ में ये भी बता रहा है हिंट, एक अरे भी लाई है इसने, वो 100 के 100 एलिमेंट्स यहां आ गए मेरे पास। इसका मतलब है कि मेरी एप्लीकेशन और रिमोट एप्लीकेशन आपस में क्या हो गई हैं, कनेक्ट हो गई हैं। कनेक्ट हुई है तो उसने मुझे डाटा दिया ना। लेकिन प्रॉमिस में से डाटा निकालने का तरीका क्या है, अभी भी डाटा निकला नहीं है, डाटा आ गया जेसन में भी, मुझे पता लग रहा है कि नहीं, इट स्टिल नॉट इज इन द फॉर्म ऑफ जेसन। देख रहे हैं आप, टाइटल, यूजर आईडी,
लेकिन जब ये वाली लाइन चलेगी और इसके बाद में एक और देन लगाऊंगा तो फिर ऑटोमेटिकली इसकी वजह से वो डाटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? अभी ये जेसन में it looks like it is not in the JSON format. So now बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई यार। अब मैं इसमें से ये डाटा निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, मैं फिर कहूंगा डेटा डॉट देन। अच्छा, जब भी प्रॉमिस मिलेगा ना आपको, प्रॉमिस में से डाटा निकालने का क्या तरीका है, देन। क्योंकि प्रॉमिस क्या होता है, समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, कि यार जब आपके पास डाटा आ जाए देन ये काम करो। अभी मेरे पास नहीं है फॉर एग्जांपल, तो जब मिले उसके बाद ये काम करो। तो मैंने कहा जी डेटा जब मिल गया डाटा, उसके बाद मैंने लगाया डॉट देन, और देन पे ये भी क्या करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। नॉर्मली हमेशा ऐसे ही होगा, डॉट देन क्या करेगा, कॉल बैक फंक्शन लेगा। इस कॉल बैक फंक्शन में क्या आएगा, दोबारा अच्छा ये जो वेरिएबल के नेम्स हैं ये मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं, ये आप भी अपनी चॉइस के दे सकते हैं। ये जो देन है, ये इस डाटा में अगर कोई वेरिएबल पड़ा होगा यानी प्रॉमिस फुलफिल्ड होगा, तो इसमें से निकाल के वो सारा डाटा किसमें थ्रो कर देगा, पोस्ट डेटा। और अब मैं यहां पे जाके कंसोल लॉग करूंगा, और क्या कंसोल लॉग, ये जो डाटा रिसीव हुआ है इसको सिंपली लॉग पे ले आओ। दीज आर द ओनली 3 स्टेप्स। बस मेरे डिस्कशन में चूंकि मैंने एक एक चीज डिस्कस किया तो इसलिए शायद आपको लगे कि ये ज्यादा देर लगी, अदरवाइज नाउ आई शुड हैव माय डाटा इन माय एप्लीकेशन विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी प्रॉमिस और विदाउट एनीथिंग एल्स। तो अब मेरे पास, अच्छा ये 2 दफा क्यों आ रहा है, बिकॉज आई हैव रिटन द कंसोल डायरेक्टली इन द कंपोनेंट विदाउट इनसाइड द मेथड। उसकी आप फिक्र छोड़ दें। बहरहाल फिलहाल आपको सिर्फ ये चीज मिली है, ठीक है। अच्छा अभी भी आपको लग रहा होगा ये यार ये जेसन में है नहीं, लेकिन आई डोंट नो कंसोल ऐसा क्यों शो कर रहा है। बेसिकली इट इज एंड इट शुड बी इन द जेसन। क्लियर हो गई बात? इफ आई एक्सपेंड इट, इट शुड लुक लाइक इन द जेसन, बट यहां तक बात क्लियर है? ये जो चीज है ना, इस सारी चीज को अगर आपको ये आसान लगता है तो ये कर लें, अदरवाइज मैं इसको इससे भी आसान करने लगा हूं, यानी बार बार डिफरेंट चीजों को में जाने के ना। अच्छा पहले तो ये है कि मैं सिंपली अब क्या करूंगा कि यहां मैंने पूरी अरे जो मुझे रिमोट से मिली वो मैंने कंसोल की किधर, ब्राउजर पे, आई मीन ब्राउजर के कंसोल पे की। मुझे वो चाहिए कहां पे, यूआई में चाहिए। मुझे कहां पे चाहिए, तो अभी देखें जैसे आपको पता है कि आपको यूआई में कोई भी चीज चाहिए तो आप उसके लिए क्या प्रेफर करते हैं, स्टेट, पोस्ट। क्योंकि पोस्ट का नाम मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं यहाँ पे, तो मैं सिंपली कह रहा हूं जी कि क्या नाम देता हूं इसको, पोस्ट एपीआई या पोस्ट डेटा, ठीक है। और इसको कह दूं जी कि सेट पोस्ट डेटा। अच्छा नॉर्मली वेरिएबल की नेमिंग की कन्वेंशन बेहतर कौन सी है, कैमल केस, पोस्ट्स डेटा, सेट पोस्ट्स डेटा, यूज स्टेट। और इनिशियली इस यूज स्टेट, ये मेरी लोकल स्टेट है, इसका इनिशियल वैल्यू क्या रखूं, हमें पता है, हमें कैसे पता है, हमने अभी एपीआई देखी नहीं है, किस फॉर्म में थी, अरे की फॉर्म में थी ना। तो इनिशियली हमारे पास क्या होगा, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा, 2 तरीके। जब हम रियल टाइम पे काम करते हैं ना, तो रियल टाइम पे एपीआई कौन लिखेगा, अपने रियल प्रोजेक्ट्स में हम खुद लिखेंगे ना। तो जब हम बैकएंड खुद लिखेंगे तो हमें पता नहीं होगा कि हम किस हालत में डेटा भेज रहे हैं, अरे की फॉर्म में भेज रहे हैं, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेज रहे हैं, एक तरीका ये। दूसरा इस केस में कि हम किसी थर्ड पार्टी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब थर्ड पार्टी को कंज्यूम कर रहे हैं तो जिसने वो एपीआई लिखी है वो खुद बताएगा कि मैं आपको किस फॉर्मेट में आउटपुट दूंगा। बात समझ आई नहीं आई? तो इसलिए हमें ये पता होता है कि डाटा किस फॉर्म में। तो मेरे पास आने वाली अरे है, तो मैंने यहाँ एक स्टेट बना ली, इनिशियल स्टेट उसकी क्या है, अरे है। अब मैं सेटर फंक्शन यूज करूंगा और यहां कंसोल लिखने के बजाय क्या करूंगा, सेट पोस्ट डेटा। नाउ दैट इज गोइंग टू अपडेट दिस स्टेट। पोस्ट डेटा में क्या आ जाएगा, वो तमाम डाटा जो कंसोल पे छोड़ा, अब कंसोल पे नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहां से कंसोल लॉग हटा दिया।
अब वो किधर स्टोर हो गया होगा? मेरी लोकल स्टेट में सेव हो रहा होगा। Got it? Now if I now go back and if I map this one, इसको मैं कमेंट ही रहने देता हूँ, पोस्ट डेटा डॉट मैप, और इसको मैं देता हूँ जी इंडिविजुअल पोस्ट मुझे मिलेगी। ये तो पता है ना, इसमें मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है ना। और इसमें मुझे ये मिलेगा और मैंने कर लिया जी रिटर्न, और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी H5 या इनफैक्ट P में लिख लेता हूँ मैं, दिस पोस्ट डॉट, मुझे कैसे पता पोस्ट डॉट टाइटल? क्योंकि ये अरे है, अरे में क्या पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स, कहां से पता चला? ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए। इस अरे में से मैप क्या करेगा? एक एक ऑब्जेक्ट निकालेगा, पोस्ट में रखेगा। तो इस पोस्ट में हर आइटरेशन में क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा, तो वो एक पूरा ऑब्जेक्ट होगा। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा हुआ है? यूजर आईडी, टाइटल और बॉडी। मैंने क्या पिक किया? टाइटल पिक किया। कैसे पिक किया? मैंने कहा जी पोस्ट उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी दे दो, कौन सी? टाइटल की। तो चूंकि अरे में कितनी पोस्ट पड़ी हुई है? 100, तो हर 100 की 100 पोस्ट्स का जो टाइटल है वो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। मेकिंग सेंस और नॉट? देख रहे हैं? इस एरर को इग्नोर कर दे फिलहाल फॉर द टाइम बिंग। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, अगर फ्यूचर में इस एपीआई में कोई बंदा 50 पोस्ट्स और डाल दे, मेरे पास वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ये हो रहा है कि वंस मेरी विंडो की एप्लीकेशन रिमोट एपीआई से कनेक्टेड है, हर मिनट की जो अपडेट उधर आ रही है वो मुझे इधर भी मिल रही है। मतलब आई हैव कनेक्टेड माय एप्लीकेशन with the application, any third party application, the moment they are updating their API, तो जहां जहां वो API जिस जिस एप्लीकेशन के साथ लिंक्ड है, that is getting updated। मिसाल के तौर पे जिस बंदे ने विंडो 8 किया होगा, तो विंडो 8 में तो ये फीचर नहीं है, तो उसमें वो API की चेंजेस या वेदर अपडेट्स तो नहीं आएंगी। जितने लोगों के कंप्यूटर पे विंडोज 10 है और ये कार्ड है, उन सब के सिस्टम में ये क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। और अभी अपडेट नहीं हो रही, जब जब कौन है लॉबी में? Nobody is here। जब जब ये अपडेट वो करेंगे, तब तब मेरी एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही होगी। मेकिंग सेंस? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एपीआई इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी मोस्ट एडवांस्ड एप्लीकेशंस बनती हैं ना, वो एपीआई बेस्ड होती हैं। क्योंकि मैं अभी इसकी तारीफें करने बैठ गया तो बात कहीं वो दिल्ली तक पहुंच जाएगी। अभी पहले ही बहुत दूर जा चुके हैं, इसलिए समझ आई बात? तो ट्रस्ट मी और नॉट, और ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन टर्म्स ऑफ वन स्टैक या फुल स्टैक डेवलपर, जिनकी बहुत डिमांड है एपीआई डेवलपर्स की। बहरहाल, तो दिस इज ऑल अबाउट एपीआई। हमने सिर्फ पहले एपीआई की शक्ल देखी होती कैसी है, फिर हमने देखा कि एपीआई बेसिकली करती क्या है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली इट हेल्प्स कनेक्टिंग टू एप्लीकेशंस एंड इट हेल्प्स एक्सचेंज द डेटा। अच्छा, नॉर्मली अब याद रखिएगा, ये डेटा कम्युनिकेट होता है एक प्रोटोकॉल के थ्रू। मैंने बताया ना प्रोटोकॉल होता है, तो ये किस प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट होता है? HTTP प्रोटोकॉल। कौन सा है? HTTP और HTTPS। कभी सुना है नेट पे? जब भी आप इंटरनेट पे कोई साइट खोलते हैं ना, तो आपको ये पीछे लिखा दिखता है HTTP या HTTPS। पूरे इंटरनेट पे जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये क्या है? बेसिकली ये प्रोटोकॉल है। और ये वही प्रोटोकॉल है जिसकी मिसाल मैंने दी है कि हम, मैं और आप जब बात करेंगे ना आपस में, तो हम किसी एग्रीड, ऐसा नहीं होता कि मैं अगर अपना चाइनीज बोलना शुरू कर दूं तो आप तो कहेंगे यार भाई चला तो नहीं हो गया, ये बात तो यहाँ नहीं चलेगी। ठीक है, तुम मतलब जितने मर्जी अच्छे चाइनीज बोल सकते हो, लेकिन यहाँ के लिए नहीं है ये। क्यों? वी डिड नॉट सेट दैट प्रोटोकॉल कि यू विल टॉक अबाउट, क्योंकि वो चीज हमें समझ नहीं आती। तो हमने जिस प्रोटोकॉल के साथ हमारी एप्लीकेशंस ने कम्युनिकेट करना है, उस प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? HTTP। इसका मतलब ये हुआ
वैसे आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू पता नहीं चाहिए। फेच इज यूज्ड टू मेक एन HTTP रिक्वेस्ट, दैट्स द सिंगल लाइन आंसर। फेच is a built-in function of JavaScript which is used to make an HTTP request. बात समझ आई? अच्छा, ये तो वन वे रिक्वेस्ट है। वन वे रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि सिर्फ मैं डाटा गेट कर रहा हूं। अब इधर वन वे तो नहीं है, इधर तो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है कि इधर मैं डाटा भेज भी रहा हूं और आप डाटा रिसीव कर रहे हैं और मुझे वापस जवाब भी दे रहे हैं। इसका मतलब दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। वो आपने कभी पुराने कभी नेटवर्किंग का कोर्स पढ़ा हो तो उसमें बताया जाता है, या बेसिक 9th 10th की कंप्यूटर साइंस की बुक में जी फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स और मतलब सिंपल डुप्लेक्स और पता नहीं केडी डुप्लेक्स। तो बेसिकली ये कौन सी कम्युनिकेशन है जो अभी हम कर रहे हैं, हम आपस में जो कर रहे हैं, कौन सी है? फुल डुप्लेक्स है। अच्छा, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स का पता है क्या होता है? सिंप्लेक्स का मतलब होता है वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बस यू आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट। ठीक है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, आपका टीवी चल रहा है ना, तो आप टीवी को कोई कमांड दे सकते हैं। जो ड्रामा टीवी पर लगा है वो आपका हुक्म नहीं, अनटिल अनलेस वो एंड्रॉइड टीवी ना हो। उधर तो मर्जी की चीज लगा सकते हैं, बहरहाल स्टिल देन वो वन वे ट्रांसमिशन है, वो वन वे डाटा ट्रैवलिंग है, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मोड। टीवी पे जो ट्रांसमिशन आती है दैट इज, जो हाफ डुप्लेक्स मोड होता है वो क्या होता है पता है? बाय डायरेक्शनल बट नॉट एट द सेम टाइम। यानी कम्युनिकेशन दोनों तरफ में हो सकती है लेकिन एक ही वक्त में नहीं हो सकती, कि एक बंदा अपना मैसेज खत्म करेगा तो फिर दूसरा बोलेगा। जैसे वो वॉकी टॉकी होता है गालिबन, एक बंदा मैसेज करके फिर कहता है ओवर, ओवर सिग्नल होता है कि यार नाउ यू कैन टॉक। समझ, ये हाफ डुप्लेक्स होती है। और फुल डुप्लेक्स क्या होती है? बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम। तो ये जो कम्युनिकेशन HTTPS है, ये इज सॉर्ट ऑफ हाफ डुप्लेक्स। क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है लेकिन वन एट अ टाइम, कि मैंने बात की, जब तक मैं खत्म नहीं करता आप नहीं बोल सकते। जो टेलीफोन पे हम बात करते हैं, ये क्या है? बेस्ट एग्जांपल है किसकी? फुल डुप्लेक्स की। मतलब मैं आपसे बात करूं, हेलो विजय, नहीं नहीं पहले मेरी गल सुन ले, नहीं नहीं पहले मेरी सुन ले। गॉट इट? ऐसा नहीं होता कि मैं एक बात करके इंतजार करूं, हाँ जी मैं बोल रहा हूं तू बोल जरा। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ, तो ये तो खैर वैसे नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजी है। बहरहाल ये जो मैंने क्या कहा कि fetch is the JavaScript function that is used to make an HTTP request। अब अगर ये मेरे पास ये डाटा आ रहा है, ये डाटा आ रहा है मेरी एप्लीकेशन में, तो इसका मतलब क्या है? मैंने एक HTTP रिक्वेस्ट की, या मैंने एक रिक्वेस्ट की किसी सर्वर को ओवर द इंटरनेट, लेकिन बिल्ट इन इम्प्लिसिटली ये डिफाइंड है कि ये रिक्वेस्ट किस टाइप की होगी, ये किस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी? HTTP। हमेशा APIs जो प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं वो कौन सा है? HTTP। और डाटा फॉर्मेट कौन सा होता है? JSON। आई रिपीट, डाटा फॉर्मेट कौन सा होता है? JSON। प्रोटोकॉल कौन सा होता है? और अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये भी प्रोटोकॉल है कि JSON में ही कम्युनिकेशन होगी। तो जो HTTPS है या HTTP है, उसके अंदर ये डिफाइन होता है कि जो डाटा एक्सचेंज है इसका फॉर्मेट JSON ही होना है। अगर टेक्सचुअल फॉर्मेट में भी डाटा, तो फिर हमें डिफाइन करना पड़ेगा हेडर में जाके। हेडर क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे। मेक सेंस बेटा? तो HTTP fetch is used to make an HTTP request। लेकिन मैंने कहा क्योंकि अभी तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं भी कोई डाटा भेज सकूं API को? यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। वो कैसे पॉसिबल है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन HTTP चार टाइप्स की रिक्वेस्ट प्राइमरीली कर सकती है। ये कौन सी रिक्वेस्ट है? गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट यूज्ड टू गेट सम डाटा। एक और रिक्वेस्ट होती है पोस्ट। ये रिक्वेस्ट की टाइप्स हैं। HTTP कैन बी ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स, यानी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट्स। पहली रिक्वेस्ट हमने दी है बाय डिफॉल्ट, कौन सी है? गेट रिक्वेस्ट। दूसरी टाइप इसकी होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। तीसरी टाइप इसकी होती है पुट। चौथी होती है पैच। पांचवी होती है डिलीट। इसके बाद भी होती है लेकिन ये चार पांच होते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के लिए। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट्स आर देयर? 5 या 4। पुट और पैच को नॉर्मली लोग एक ही कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है? गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट या पैच एंड डिलीट। तो हमने जो अभी तक रिक्वेस्ट पढ़ी है, हमने कहीं भी नहीं लिखा, ये कहीं भी मेंशन नहीं किया कि ये गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, पैच रिक्वेस्ट है या डिलीट रिक्वेस्ट है। तो इसका मतलब ये कौन सी रिक्वेस्ट होगी? गेट। जब कुछ भी मेंशन ना हो तो फिर गेट। लेकिन अगर इसके बाद किसी भी रिक्वेस्ट को करेंगे तो आपको साथ मेंशन करना पड़ेगा कि ये पोस्ट है, ये पुट है, ये डिलीट है। लेकिन कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब क्या है?
आपने ये देखा होगा कि जब मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास करने थे उसने कहा था दूसरा पैरामीटर भी लेती है जो कि ऑप्शनल है क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये दूसरा पैरामीटर में हम वो रिक्वेस्ट टाइप देते हैं कि यार ये पुट है, पोस्ट है, पैच है या डिलीट है। तो अब अगर हमने कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कौन सी है? टू समराइज ऑल दिस, fetch is a JavaScript built-in method that is used to make an HTTP request to the server. जाहिर है HTTP रिक्वेस्ट किसको करेगा? सर्वर को करेगा। Got it? और there are 5 types of या 4 types of, क्योंकि मैंने कहा कि पुट और पैच को एक ही कैटेगरी में रखें। There are 4 primary types of HTTP request। मैं बार-बार HTTP बोल रहा हूँ, ये नाम फिंगर टिप्स में होना चाहिए। There are 4 primary types of HTTP requests: get request, post request, put और patch request, delete request। अगली बात, जिस चीज को हम एक्सेस कर रहे हैं, हम पोस्ट को एक्सेस कर रहे हैं ना, 100 पोस्ट से, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स। सर्वर पे पड़ा हुआ एक रिसोर्स है, यानी जिस चीज को हम गेट कर, अभी देखें मेरे पास सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, देखिएगा अभी ये पोस्ट एक रिसोर्स है, इसी सर्वर पे कमेंट्स भी पड़े हुए हैं, तो ये क्या है? सेकंड रिसोर्स है। ये थर्ड रिसोर्स है, ये फोर्थ रिसोर्स है। लेट मी चेक व्हाट इज इनसाइड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जब हम इमेज अपलोड करेंगे तो हम हमेशा पाथ में क्या देंगे? यूआरएल देंगे। मेक सेंस? तो ये यूआरएल अभी मैं लेट सपोज अगर इसको रिक्वेस्ट करता हूं, तो ये बेसिकली ये क्या चीज है? रिसोर्सेज हैं। तो अब मैं टेक्निकल जुबान इस्तेमाल करूं, पहले देसी जुबान में आपको बता दिया रिसोर्स क्या होता है, आपका HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, HTTP रिक्वेस्ट की टाइप्स कितनी होती हैं, और HTTP रिक्वेस्ट कैसे करते हैं यूजिंग फेच इन जावास्क्रिप्ट, और जो रिस्पांस आता है वो प्रॉमिस आता है, उस प्रॉमिस को हम जेसन में कन्वर्ट करते हैं, वो जेसन कन्वर्ट होकर फिर एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, हम उस प्रॉमिस में से डाटा निकालने के लिए डॉट देन करके वो चीजें करते हैं। लेकिन व्हाट वी डू एक्सेस टू इज कि हम बेसिकली किसको रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज की को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो रिसोर्सेज कहां पड़े होते हैं? सर्वर पे। और रिसोर्सेज क्या होती है? इट्स नथिंग बट इंफॉर्मेशन। अगर यूजर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारा रिसोर्स कौन सा है? यूजर है। अगर पोस्ट या अगर प्रोडक्ट्स पड़े होते कहीं तो हम क्या कहते हैं? हम किस रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं? तो कलेक्टिवली उस कलेक्शन का नाम एक रिसोर्स है जो सर्वर पे पड़ी हुई है, जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। मेक सेंस? अब जरा मैं चेंज करता हूं एपीआई रिक्वेस्ट को। मैं अब इस रिसोर्स को एक्सेस कर रहा हूं, किसको? फोटोज को। मैंने कंट्रोल सी किया, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहां जाके एपीआई एंड पॉइंट चेंज कर देना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो टर्म है, इनफैक्ट ये जो मैं यूआरएल यूज करता हूं, किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स तक पहुंचने का जो यूआरएल है, दैट इज कॉल्ड एपीआई एंड पॉइंट। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं? अक्सर आप सुनेंगे जी एपीआई, मैं कहूंगा जी आप अपना एपीआई को लिंक करके देखें, आप कहेंगे जी सर एपीआई एंड पॉइंट तो बताएं, किस एंड पॉइंट पे जाना है? गॉट इट? सो एंड पॉइंट, अच्छा देखें दो चीजें, यहां तक तो आप देखें सब कुछ सेम है, इसके आगे मैं ये देखें बेस यूआरएल सेम है, ये रूट यूआरएल, इसके आगे मैं लिख देता हूं पोस्ट्स, पोस्ट्स आ गई, इसके मैं आगे लिख देता हूं पोस्ट को हटा के कमेंट्स, कमेंट्स आ गए, इसको मैं हटा के लिख देता हूं फोटोज, फोटोज आ गए, इसके आगे मैं लिख देता हूं फोटोज आ गए, इसके मैं आगे लिख देता हूं फॉर एग्जांपल यूजर्स। तो ये बेसिकली क्या चेंज कर रहा हूं मैं? एंड पॉइंट चेंज कर रहा हूं। सर्वर एक ही है, एक ही सर्वर पे 10 रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, लेकिन हर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? अलग एंड पॉइंट चाहिए। आई रिपीट, सर्वर का एड्रेस यहां तक है और सर्वर एक ही है, लेकिन सर्वर का एड्रेस प्लस रिसोर्स का एड्रेस, दैट कंबाइंस टू मेक एन एंड पॉइंट। तो आई एम हैविंग कितने एंड पॉइंट्स? जितने रिसोर्सेज होंगे। मेकिंग सेंस? तो अब यहां पहले पोस्ट डिस्प्ले हो रहा था, तो अब मैंने एंड पॉइंट में क्या एंड पॉइंट किसका दिया? फोटोज का एंड पॉइंट दिया, तो मुझे सारा कुछ क्या मिलेगा? लेकिन फोटोज तो मिलेगा, बाकी सब कुछ तो ठीक, लेकिन क्या मुझे टाइटल मिलेगा यहां पे?
बिल्कुल है, टाइटल है ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये कोड ठीक चलेगा अभी भी। लेकिन अगर मुझे पिक्चर चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा? पिक्चर के लिए यहाँ क्या है? यूआरएल है। इस यूआरएल में क्या पड़ा हुआ? अगर मैं इस पूरे पाथ को खोल के देखूं, इसमें एक तस्वीर मिलेगी मुझे। मेक सेंस? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पिक्चर शो करनी है तो मैं ये यूआरएल पकड़ूंगा इसका नाम, और मैं यहां क्या कर दूंगा, पोस्ट डॉट यूआरएल। क्या अभी इमेज शो करेगा? नहीं शो करेगा। भाई पैराग्राफ में यूआरएल डाल दो तो इमेज शो होता है? इमेज का टैग चाहिए ना इमेज शो करने के लिए। नहीं, इमेज किस में शो होता है? इमेज में ना, पैराग्राफ में तो नहीं शो होता। अभी करूंगा तो पाथ ही शो होगा। लेट्स सी। देखते हैं ना, खाल जरा से शो हो रहा है ये 500 के 500 इमेज। लेकिन हमें तो फोटो देखनी है, तो फोटो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पी की जाए that's something called img, not this, img, तो मैनुअली लिखना पड़ेगा src this, क्या लिखूं जी, पोस्ट, ये सॉरी ये वाली पोस्ट डॉट सेव, कम बैक, पूरी 500 फोटोज। लेट्स चेंज देयर width like this. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मिनट डाउन हो जाए तो हम आगे चलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो तमाम की तमाम 500 तस्वीरें अब ये मेरे सिस्टम पे नहीं है, ना ही मेरी एप्लीकेशन में है, ना ही मैं कोई डेटाबेस बनाया है, ना ही मैंने किसी फाइल में से डाटा सेव किया है। ऑल आर कमिंग फ्रॉम दी एपीआई। और वो एपीआई एंड पॉइंट क्या था? स्लैश फोटोज। एग्जैक्टली। अब इसका फ्लो ये है कि हमारे पास 3 टीयर एप्लीकेशन कहते हैं। एक हमारे पास फ्रंट एंड होता है, एक हमारे पास बैक एंड होता है, और एक हमारे पास डेटाबेस होता है। ठीक, ये मेन मोनोलिथिक एप्लीकेशन का टिपिकल आर्किटेक्चर है। फ्रंट एंड से हम रिक्वेस्ट करते हैं डाटा की सिमिलरली, एक एपीआई पे रिक्वेस्ट की, ये रिक्वेस्ट जाती है हमारी बैकएंड पे, हमारी अपनी लिखी हुई एपीआई के पास। हम सर्वर लिखते हैं, सर्वर, तो वो आगे रिक्वेस्ट करती है डाटा की, किसको? डेटाबेस को। तो डेटाबेस से रिक्वेस्ट बैकएंड पे आती है, और बैकएंड से रिक्वेस्ट फ्रंट एंड पे आती है। तो अभी जो हमने ना डेटाबेस मेंटेन किया है, ना ही हमने एपीआई लिखी है। मजे की बात बताऊं कि जो बहुत फेमस एपीआई है ना, अब आप कहेंगे जी एपीआई का लोगों को क्या फायदा होता है जो इसको मेंटेन करते हैं?
सवाल हो सकता है ना भाई, इन लोगों को क्या लगे, यानी वेदर वालों को क्या लगे कि वो सारा दिन बैठ के अपने, जाहिर है उन्होंने इतने बड़े बड़े सर्वर्स लगाए होंगे, इतने बड़े बड़े सेंसर्स लगाए होंगे जो वेदर को अक्रॉस द ग्लोब पिक करके प्रिडिक्ट करके सिस्टम्स में डाल रहे हैं, और बड़े बड़े सर्वर में सिस्टम, तो आप कह रहे होंगे उनको क्या फायदा है। तो इस वक्त आपको मैं एक छोटी सी ग्लिम्स दूं एपीआई का। कभी आपने करीम यूज किया हो, उबर यूज किया हो, या आई मीन फूड पांडा यूज किया हो, या तो इनमें आपने मैप देखा हुआ है? वो मैप्स इन्होंने खुद अपनी एप्लीकेशन में नहीं लिखे हुए, वो मैप्स के लिए एपीआई रिक्वेस्ट, एपीआई के जरिए उन्होंने लिंक किया होता है किसके साथ, गूगल मैप्स के साथ। और गूगल मैप एपीआई में अगर आप देखें तो वो एक एक रिक्वेस्ट के पैसे ले रहे होते हैं। यानी मैं एक हिट करूंगा ना गूगल की एपीआई को तो मुझसे पैसे चार्ज करेगा, यानी देखिएगा अभी उनको ये फायदा होता है, करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है उनका। लेट्स सी, इस पे आप जाएं प्राइसिंग पे, तो इन्होंने सारी एपीआई, और ये सारी एपीआई किस फॉर्मेट में कम्युनिकेशन होती है इनकी, जेसन की फॉर्मेट में। लेट मी चेक। ये देखिए जी, मैप स्टैटिक एपीआई ये कह रहा है जी कि 1000 रिक्वेस्ट के मैं कितने पैसे लूंगा, $2 लूंगा। और मुझे 7, अच्छा किसकी, वो सिर्फ एक टाइप स्टैटिक मैप एपीआई की। लेट्स सी, मैं कहीं आपको इसकी एपीआई का डाटा फॉर्मेट दिखा दूं ताकि आपको वो तसल्ली हो कि यार दिस इज समथिंग वेरी वेरी यूजफुल एंड वैल्यूएबल। कहाँ से होगा, जहां से मुझे इसका कोई डेटा फॉर्मेट दिख जाए, या इनफैक्ट इसकी, ये एक मिसाल है, दुनिया में बहुत सारी जनाब मिसालें हैं जिन पे आप, लेट मी पिक अप दी रिसोर्स टाइप डॉक्यूमेंटेशन, ये ठीक है, मैप फॉर एसडीके एंड्रॉइड, एंड लेट्स सी कहाँ से मिलेगा यार, यूज एपीआई की, दिस let's see 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 किधर है भाई रिस्पॉन्स, सीधा इधर ही क्यूरी कर दे। ये तो पता लग गया कि आपकी हर हर एपीआई के लेवल की डिफरेंट। अब देखिए मिसाल के तौर पे आपकी उबर है, तो उबर में तो पर डे हजारों लाखों रिक्वेस्ट शायद आ रही हो, पूरी दुनिया में चल रही है ना उबर। तो अगर लेट्स सपोज इतनी रिक्वेस्ट पर डेज हैं, तो थोड़ा सा ऑप्टिमल सा केस लेते हैं, 2 लाख, ये 20 लाख बन गया, 2 लाख बन गया, 2 लाख रिक्वेस्ट पर डे होती हैं फॉर एग्जांपल, तो गूगल कितना चार्ज करता है, $366, विच बिकम्स 3 लाख समथिंग। और ये एक दिन में नहीं, 2 लाख रिक्वेस्ट तो शायद एक मिनट में हो रही होंगी पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया उबर। तो अगर एक दिन में या एक घंटे में सपोज करें कि 3 लाख अर्न कर रहा है गूगल, और ये सिर्फ किसकी, एक एपीआई की, गूगल कितनी एपीआई दे रहा है। दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द एसेंस ऑफ एपीआईज। पूरा का पूरा जो बिजनेस मॉडल है ना, मैं आपको इसलिए ये चीजें बता रहा हूं कि आप अपना जहन खोलें, जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचेंगे आप क्या कुछ कर सकते हैं इनके साथ। ठीक है, आई विश कि मैं, एक मिनट ठहरें, गूगल एपीआई फॉर्मेट के नाम से लिखते हैं, गूगल मैप एपीआई फॉर्मेट, एपीआई फॉर डेवलपर्स या कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो दिस इज समथिंग कि आप, स्काई इज द लिमिट। नहीं अब कम नहीं रहे, नॉर्मली बात सच है, लेकिन स्टिल डिमांड उतनी ही ज्यादा है। यानी अब अगर ज्यादा भी हो गए ना डेवलपर्स, तो आई प्रॉमिस यू कि अगर आप अच्छा खुद को साबित करें तो आपको जॉब के लिए ढूंढने जाना ही नहीं पड़ेगा कहीं से। ये सर गवाह हैं इस बात की, खुद आपको कॉन्टेक्ट्स होते हैं इस पे। दिस इज व्हाट एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द, खुद आपको लोग अपना इस पे लिंक्डइन पे कांटेक्ट करते हैं, यार वी नीड अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, वी नीड। अभी मैं आपको अगर अपना लिंक्डइन खोल के दिखाऊं तो एक अंबार लगा हुआ है इनबॉक्सेस पे, do you know JavaScript, do you know API development, do you know Node.js, do you know Munstack, do you know something, we are offering this, we are offering this, we are offering this। तो बात अब ये नहीं है कि API डेवलपर्स का मैप ज्यादा है, लेकिन डिमांड उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है।
सो दिस इज द फॉर्मेट एक्चुअली, आप अब जाना पहचाना फॉर्मेट लग रहा होगा आपको। ऑब्जेक्ट की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, तो ये जितनी भी डाटा ये कम्युनिकेशन हो रही है, इवन गूगल एपीआई, ये गूगल एक मिसाल है, इसके अलावा जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, AWS को देख लें आप, माइक्रोसॉफ्ट को देख लें आप, आई मीन एंडलेस। तो कितना बिजनेस कर रहे हैं लोग इन चीजों से। एनीवेज, सो दैट इज आई थिंक इनफ फॉर टुडे। एक ही चीज है आपको याद रखनी है, आपको आज का लेक्चर की एसेंस, वो चाहे मेरी क्लास इस लेक्चर को रिपीट करके सुन लें या किसी और सोर्स से भी देख लें, दैट इज जो आज का एंटायर लेक्चर है वो सराउंड करता है किस पे, एपीआईज पे। फेच इज अ जावास्क्रिप्ट मेथड, जस्ट समराइज कर रहा हूं 1 मिनट में, इज अ जावास्क्रिप्ट मेथड, ये फंक्शन that is used to make an HTTP request to the server. There are 4 types of requests then that can be made using fetch. अभी तक हमने एक पढ़ी है। One is get, second is post, third is put या patch, fourth is delete. We need API endpoints to get the resources or to reach the resources. मैं गेट क्यों हज़फ कर दिए, रीच द रिसोर्स का मतलब है कि जब आपको एंड पॉइंट मिले तो आप उस एंड पॉइंट तक रीच कर सकते हैं, फिर आगे आप चारों में से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे कर सकते हैं। आप कल मैं बताऊंगा कि मैं इसी एंड पॉइंट को यूज करके एक चीज पोस्ट करूंगा, अगर इसने अलाउ किया, पता नहीं एपीआई पोस्टिंग अलाउ करती है या नहीं करती, और अगर नहीं भी करेगी तो कोई मसला नहीं, हम अपनी एपी बना के, अगर इसने अलाउ किया तो हम पोस्ट भी करके देखेंगे, बल्कि देख लेते हैं क्या ये अलाउ करती है पोस्टिंग, क्या नहीं करती। ये यहाँ लिखा होता है इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, हर एपीआई के साथ डॉक्यूमेंटेशन होती है। अभी मैंने गूगल के ओपन करके दिखाई है, गूगल जितनी एपीआईज दे रहा है उन सारों की डॉक्यूमेंटेशन साथ दे रहा है कि यार ये डाटा चाहिए तो आप ये एंड पॉइंट है इस पे हिट मारें, ये डाटा चाहिए तो ये एंड पॉइंट है इस पे हिट मारें, तो आपको रेलेवेंट एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाए। अभी इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मैं देखता हूँ कि इधर इट इज गिविंग मी इनफैक्ट अलाउइंग मी टू hit the post request or send the post request or not. So let me show you something from here. Yes, it is allowing me. देखें routes, all API, कल मैं बताऊंगा routes क्या होते हैं। ये end point basically route ही एक। You can use HTTP और HTTPS for your request. अब HTTP और HTTPS क्या है आपको पता है, एक प्रोटोकॉल है, fetch के जरिए हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो HTTP। गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट सिंगल के लिए भी कर सकते हैं, ये आगे मैं बताऊंगा डिटेल में ये क्या चीज है। पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, पुट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, पैच भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इट मींस कि हमारा काम आसान हो गया कि हम अगली 3 टाइप्स की रिक्वेस्ट जो है वो इसी पे कर लेंगे, ठीक हो गया। या फिर वो कह रहा है यूज योर ऑन डाटा, उससे अगला स्टेप ये होगा कि हम अपना डाटा बना के, अपना फेक सर्वर बना के अपना ही सब कुछ करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर टुमारो। अगर आपको आज की इस क्लास में कोई कंसर्न नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे ऑफ करूंगा, लेकिन साथ में ये कहूंगा बेटा कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट आउट। हमारे साथ जुनेद हैं इधर, जुनेद? जी सर। अच्छा, कौन से वाले जुनेद हो? क्योंकि जुनेद 2 है हमारे पास, दूसरे नहीं है ना? नहीं आप जी सर, जो क्लासेस ले रहा हूँ। नहीं, आई मीन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप जो यहाँ आते हो इंटर्नशिप पे वो, या जुनेद अब्बासी जमल यूनिवर्सिटी? जी सर इंटर्नशिप है। अच्छा, तो दूसरा जुनेद नहीं है आज, अब्बासी साहब? चले शायद वो नहीं है, ठीक हो गया। बस मैं आपकी प्रेजेंस जो है ना वो लाजमी मेक श्योर कर रहा था कि अब मुझे ये दोबारा आपको डिस्क्राइब नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है ना? समझ आ गई है ना एपीआई का कॉन्सेप्ट? जी सर आ गया। चले ग्रेट हो गया, ठीक हो गया। सो इंशाल्लाह आई एम एंडिंग हियर एंड टुमारोज क्लास इज गोइंग टू बी मोस्ट important as well.